लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कभी भी कोई फीमेल आती है आपके पास विथ ब्लीडिंग आफ्टर 20 वीक्स, तो आपको परस्पेकुलम एग्जामिनेशन और परवजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। ओके, जब तक आप प्लेसेंटा प्रीविया को रूल आउट ना कर लो। जब आप प्लेसेंटा प्रीविया को रूल आउट कर लोगे तो उसके बाद कर सकते हो परस्पेकुलम पर एग्जाम परवजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है ना? तो आज केस ही लेते हैं। आपके पास कोई पेशेंट आता है एंटीपार्टम हेमरेज के साथ, मतलब आफ्टर 20 वीक्स ब्लीडिंग हो रही है, इस ये कोई केस आता है आपके पास। तो पहला इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? तो पहला इन्वेस्टिगेशन जो हम करेंगे, ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करोगे। अब ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे आपको दो फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। एक तो आपको प्लेसेंटा नॉर्मली लोकेटेड मिल सकता है, या फिर आपको अबनॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा मिल सकता है। अबनॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा मतलब क्या कि आपको लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा जो है वो मिल सकता है। तो अगर आपको ऐसे अबनॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा मिलता है तो आपका जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन रहेगा वो रहेगा ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। रीजन क्या है? क्योंकि ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है फॉर अबनॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा। तो अब आपने किया ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड पे अगेन दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो जो प्लेसेंटा रहेगा वो ओवरलाई करेगा आपके इंटरनल लॉस को, मतलब इंटरनल लॉस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। अगर ऐसी बात है तो उसको हम बोल देंगे प्लेसेंटा प्रीविया। तो वही दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि प्लेसेंटा जो है इट इज लाइंग नियर द इंटरनल लॉस बट नॉट ओवरलाइंग द इंटरनल लॉस, मतलब इंटरनल लॉस के पास जरूर है पर उसको ओवरलाई नहीं कर रहा। इस कंडीशन को हम बोल देंगे लो लाइंग प्लेसेंटा। अब ये जो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है इसको हमको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा ना, कितना पास होगा प्लेसेंटा इंटरनल लॉस के कि उसको लो लाइंग प्लेसेंटा बोलेंगे। तो प्लेसेंटल एज शुड बी विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल लॉस टू कॉल इट एज लो लाइंग प्लेसेंटा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी होती है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड पे। ठीक है? तो ये दो पॉसिबिलिटीज, दो टर्मिनोलॉजीज अभी नए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। ओल्डर क्लासिफिकेशन जो था ना प्लेसेंटा प्रीविया का, बहुत एक्सटेंसिव था। अकॉर्डिंग टू दिस पहले ग्रेड 1 आता था जिसको हम कहते थे माइनर प्रीविया। ये ग्रेड 1 है आपके प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें जो आपका प्लेसेंटा होता था इट वाज प्रेजेंट नियर द इंटरनल लॉस, पर इंटरनल लॉस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, बस पास में लोकेटेड था। इसको हम कहते थे माइनर प्रीविया। ग्रेड 2 इसे हम कहते थे मार्जिनल प्रीविया। मार्जिनल प्रीविया मतलब मार्जिन जो था आपके प्लेसेंटा का, जो मार्जिन था वो इंटरनल लॉस के कांटेक्ट में था। इसको हम कहते थे मार्जिनल प्रीविया ग्रेड 2। तीसरा होता था ग्रेड 3 आपका, जिसको हम कहते थे पार्शियल प्रीविया। पार्शियल प्रीविया मतलब क्या कि आपका जो प्लेसेंटा है ये पार्शियली इंटरनल लॉस को कवर करता था। क्या करता था? पार्शियली ये ग्रेड 3 के अंदर क्या होता था कि प्लेसेंटा जो था वो पार्शियली आपके सर्विक्स को कवर करता था। इसको हम पार्शियल प्रीविया या फिर इनकम्प्लीट प्रीविया के नाम से भी जानते थे। और ग्रेड 4 होता था आपका कंप्लीट प्रीविया। कंप्लीट प्रीविया मतलब क्या कि प्लेसेंटा पूरी की पूरी, पूरा का पूरा प्लेसेंटा जो है इंटरनल्स को कवर कर देता था। कंप्लीट प्रीविया इसे कहते थे ग्रेड 4। ये पुराना क्लासिफिकेशन था, अभी इसको हम यूज नहीं करते, लेकिन एमसीक्यूज में आ जाता है। तो अब हम ग्रेड 1 को जो है लो लाइन प्लेसेंटा बोलते हैं और बाकी सारों को हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते थे। ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपको इस ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पर दूसरी पॉसिबिलिटी जो थी कि आपको नॉर्मली प्लेसेंटा मिल जाए, नॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा मिल जाए। तो अगर आपको नॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा मिल गया तो आपने प्लेसेंटा प्रीविया को तो क्या कर दिया? रूल आउट कर दिया। तो अब आपका सस्पिशन जाएगा अब्रप्शन की तरफ। अब अब्रप्शन कैसे आप कंफर्म करोगे? तो यूएसजी पे ऐसी कौन सी साइंस होती है, कैसे चीजें होती है, फाइंडिंग्स होती है जो अब्रप्शन को कंफर्म करती है? तो दो फाइंडिंग्स होती है यूएसजी पे जो कंफर्म करती है अब्रप्शन को। पहला होता है रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट और दूसरा होता है जेलोसाइन। रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट क्या है? ये क्लॉट होता है बिटवीन द प्लेसेंटा एंड डिसिडुआ, जो आप यूएसजी पे ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे इजीली देख सकते हो। और दूसरा होता है जेलोसाइन। जेलोसाइन क्या होता है? इट इज थिकन्ड प्लेसेंटा, थिकन प्लेसेंटा जो कि शिमर करता है विथ मैटरनल एब्डोमिनल मूवमेंट। अब जैसे आपकी जेली शाइन करती है जब इस पे लाइट हम मारते हैं, तो वैसे ही जेलोसाइन क्या करता है कि आपका जो थिकन प्लेसेंटा होता है वो शाइन करता है जब आप मैटरनल एब्डोमिनल मूवमेंट करते हो। अब जैसे आपके प्लेसेंटा प्रीविया के लिए ओल्डर क्लासिफिकेशन था, वैसे ही आपके अब्रप्शन के लिए भी एक पुराना क्लासिफिकेशन है जिसमें तीन टाइप्स है, तीन ग्रेड्स है। एक है मिक्स्ड अब्रप्शन, एक है रिवील्ड अब्रप्शन और एक है कंसील्ड अब्रप्शन। मिक्स्ड अब्रप्शन में क्या होता है? मिक्स्ड अब्रप्शन में पेरिफेरी से आपका सेपरेशन शुरू होता है और जिसके कारण ब्लड कलेक्ट भी होता है और थोड़ा ब्लड बाहर भी आ जाता है, मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो प्रेजेंट, एक्सटर्नल ब्लीडिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड अब्रप्शन और ये मोस्ट कॉमन टाइप है अब्रप्शन का। दूसरा है आपका नो कलेक्शन वाला अब्रप्शन। नो कलेक्शन मतलब यहां पर ब्लड बिल्कुल कलेक्ट नहीं करेगा, पेरिफेरी से सेपरेशन हुआ, सारा का सारा ब्लड बाहर आ रहा है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग जरूर प्रेजेंट है पर कोई कलेक्शन नहीं है।
जितना ब्लड रिलीज हो रहा है वो सारा बाहर आ जा रहा है, इसको हम कहते हैं रिवील्ड अब्रप्शन। और तीसरा होता है आपका कंसील्ड अब्रप्शन। कंसील्ड अब्रप्शन में क्या होता है कि सेंटर से आपका सेपरेशन शुरू हुआ होगा, इसीलिए सारा का सारा जो ब्लड है वो कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। कोई बाहर आ रहा है कि कुछ ब्लड एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है क्या? नहीं। तो नो एक्सटर्नल ब्लीडिंग टेक्स प्लेस इन कंसील्ड अब्रप्शन। अब इस क्लासिफिकेशन का कोई यूज है नहीं, पहले टाइम में इसको यूज करते थे। अब जो हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं वो है ये पेट्स क्लासिफिकेशन फॉर दी अब्रप्शन। पेट्स क्लासिफिकेशन जो है अब्रप्शन के लिए ये बेसिकली 4 टाइप्स में बांटता है, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप 0 टू टाइप 3। टाइप 0 जो है इसमें क्या होता है, टाइप 0 में देयर इज रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द अब्रप्शन आफ्टर डिलीवरी। मतलब डिलीवरी के बाद में अब्रप्शन का डायग्नोसिस हो रहा है। कैसे? क्योंकि प्लेसेंटा जो आपका रिलीज हुआ था आफ्टर डिलीवरी वो रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट शो कर रहा है, इसके कारण आपका डायग्नोसिस हुआ कि अब्रप्शन था। तो ये टाइप 0 में आ जाता है। ऑब्वियसली अगर आपको प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी होने के बाद अगर पता चल रहा है कि अब्रप्शन था तो ये माइल्ड अब्रप्शन का केस होगा, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये इसलिए टाइप 0 में आ जाता है। टाइप 1 जो होता है इसमें पेशेंट ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है, पेन के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है। मतलब टाइप 1 में अभी तक इतना प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ डेसिडुआ से जिससे एक्सचेंज जो है गैसेस का, ब्लड का, वो प्रॉब्लम में आ जाए, इसलिए फीटल हार्ट रेट अभी भी नॉर्मल है। लेकिन टाइप 2 जो है पेट्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो उसमें पेशेंट जो है प्रेजेंट करता है ब्लीडिंग, पेन और साथ में एडिशनल आ जाता है फीटल डिस्ट्रेस। मतलब अब इतना एडिक्वेटली प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है डेसिडुआ से कि अब वो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई बच्चे की तरफ नहीं जा रहा, फीटस की तरफ नहीं जा रहा, जो प्लेसेंटा के थ्रू जाना चाहिए, देयरफॉर प्रेजेंटिंग विद फीटल डिस्ट्रेस। और टाइप 3 जो होता है आपके अब्रप्शन का अकॉर्डिंग टू पेट्स क्लासिफिकेशन, इसमें ब्लीडिंग, पेन, फीटल डिस्ट्रेस के अलावा जो एडिशनल चीज होती है वो होती है मैटरनल शॉक। इतना ब्लड लॉस हो चुका है कि अब मैटरनल शॉक मतलब मदर जो है वो शॉक के अंदर जाती है। अब टाइप 3 के अंदर दो चीजें प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक है डीआईसी, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, एंड दूसरा है फीटल डेथ। ये दोनों चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डीआईसी की जब हम बात करती है तो डीआईसी के बारे में एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर डीआईसी। जो ऑनसेट होता है आपके अब्रप्शन का और डिलीवरी, ऑनसेट ऑफ अब्रप्शन एंड डिलीवरी, इन दोनों के बीच में जितना बड़ा इंटरवल रहेगा, द लॉन्गर द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ अब्रप्शन एंड द डिलीवरी, उतना ज्यादा रिस्क रहेगा आपके डीआईसी होने का। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर अब्रप्शन हो जाता है तो झटापट से आप क्या कर दो, डिलीवरी कर दो, झटपट से आप क्या कर दो, डिलीवरी कर दो। क्योंकि जितना टाइम आप रुकोगे डिलीवरी करने के लिए उतना ज्यादा आपका डीआईसी का रिस्क जो है वो बढ़ते जाएगा। इसलिए कभी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तो करते ही नहीं है, कभी भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम करेंगे नहीं अब्रप्शन के अंदर, क्योंकि जितना टाइम हम रोकेंगे डिलीवरी को उतना टाइम आपका डीआईसी का रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। और दूसरा, अब्रप्शन बिकम्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर टोकोलिटिक्स। ऐसा क्यों? मान लीजिए कोई फीमेल लेबर के अंदर है और आपको पता चलता है कि और उसमें ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू अब्रप्शन, तो क्या आप उसको टोकोलिटिक्स पे डालोगे? बिल्कुल नहीं। अगर लेबर में है तो होने दीजिए, डिलीवरी होने दीजिए, डिलीवरी को रोकिए मत, क्योंकि आप डिलीवरी को पोस्टपोन करोगे, टोकोलिटिक्स दोगे तो डीआईसी का रिस्क बढ़ जाएगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहां पर पता ही चलिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्रप्शन के केस में कभी भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करते और कभी भी टोकोलिटिक्स नहीं देते आपके अब्रप्शन के केस में। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फीटल डेथ कॉज करने के लिए कितना परसेंट ऑफ मैटरनल ब्लड लॉस्ट होना चाहिए टू कॉज इंट्रायूटेरिन डेथ? तो ये इसका आंसर है 50%, वन लाइनर है। ठीक है, यहां पर दो चीजें जो पता चली कि अब्रप्शन के अंदर कभी भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करना है और टोकोलिटिक्स को भी यूज नहीं करना है। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में ही बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फीमेल आती है, नॉर्मली उसका प्रेगनेंसी चल रहा है लेवल 2, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आती है लेवल 2 यूएसजी कराने के लिए। लेवल 2 यूएसजी पे आप डायग्नोस करते हो प्लेसेंटा प्रीविया। लेवल 2 यूएसजी पे आप क्या डायग्नोस करते हो? प्लेसेंटा प्रीविया को डायग्नोस करते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी? नेक्स्ट स्टेप आपकी ये रहेगी कि रिपीट करोगे आप यूएसजी को एट 32 वीक्स एंड 36 वीक्स। 32 वीक्स एंड 36 वीक्स पे आप क्या करोगे? रिपीट करोगे यूएसजी को। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 32 से 36 वीक्स के दौरान आपका जो प्लेसेंटा है ये माइग्रेशन शो करेगा। ओके, जो लेवल 2 यूएसजी आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में किया था ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब 30 टू 36 वीक्स के दौरान जब आप यूएसजी करोगे तब तक प्लेसेंटा जो है माइग्रेट कर चुका होगा। लेकिन मान लीजिए कि 36 वीक्स तक भी प्लेसेंटा प्रीविया अभी भी है, तो अब तो इसके बाद जितना लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस स्ट्रेच होना था हो चुका, इसके बाद और ज्यादा स्ट्रेच होगा क्या? नहीं। अब प्लेसेंटा माइग्रेट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो अब आपका मैनेजमेंट का ऑप्शन क्या रहेगा?
इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन एट 37 वीक्स, ये रहेगा आपका मैनेजमेंट का आंसर। और कौन सा सिजेरियन करेंगे? लोअर सेगमेंट का सिजेरियन सेक्शन करेंगे। कभी भी, हमेशा याद रखिए, कभी भी वजाइनल डिलीवरी को नहीं किया जाता प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। वजाइनल डिलीवरी इज नेवर डन इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास पेशेंट आता है 32 वीक्स के टाइम पर, मतलब 32 हफ्ते पर ही आता है, और यूएसजी पे आपको मिल गया प्लेसेंटा प्रीविया। पहला जो पेशेंट आया था उसमें लेवल 2 यूएसजी पे प्लेसेंटा प्रीविया आया था ना, ओके। और यहां पर एपीएच था क्या पेशेंट को? ब्लीडिंग के साथ आया क्या था क्या पेशेंट? नहीं, इसका लेवल 2 यूएसजी, नॉर्मल यूएसजी में आपको प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोस किया था आपने। अभी पेशेंट एपीएच की कंप्लेंट के साथ आता है 32 हफ्तों की टाइम पे, और यूएसजी पे आपने डायग्नोस किया प्लेसेंटा प्रीविया को। अब मैनेजमेंट आपका डिपेंड करेगा, दो तरीकों से हो सकता है। एक तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आप कर सकते हो, या फिर इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि आप क्या करोगे। अगर आपकी इनमें से कोई भी एक चीज प्रेजेंट है तो आप इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दोगे क्या? अगर पेशेंट हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो, अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो, अगर पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में है तो, अगर पेशेंट कंटिन्यू कर रही है ब्लीडिंग को तो, अगर इंट्रायूटेरन डेथ हो चुकी है तो, या फिर प्रेगनेंसी 37 वीक्स पे पहुंच चुकी है तो, अगर ये 6 चीजों में कोई भी एक चीज प्रेजेंट है तो आप इमीडिएटली इस पेशेंट के अंदर क्या करोगे? इमीडिएटली आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करोगे इस पेशेंट के अंदर। ये बेसिकली इंडिकेशन है आपके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए, और आप टर्मिनेट कैसे करोगे प्रेगनेंसी को? सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, ऑब्वियसली। क्यों सिजेरियन सेक्शन? क्योंकि वजाइनल डिलीवरी तो कभी करनी ही नहीं ना प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, इसलिए। और अगर ये सारी चीजें आपकी अपसेंट होती है, ये सारी चीजें अगर अपसेंट होती है, तब जाके आप जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। मतलब आपकी फीमेल भी हिमोडायनेमिकली स्टेबल है, फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, पेशेंट लेबर के अंदर भी नहीं है, ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है, इंट्रायूटेरिन डेथ नहीं हुई है, और 32 वीक्स की ही प्रेगनेंसी है, मतलब 37 वीक्स तक गई नहीं है, तो फिर आप क्या करें? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करें प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो हम करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, उसको एक रेजिमेंट का नाम दिया गया है, दैट इज जॉनसन्स एंड मैककैफी रेजिम। अब इस जॉनसन्स एंड मैककैफी रेजिमेंट के आपको 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। 5 पॉइंट्स क्या होते हैं जॉनसन्स एंड मैककैफी रेजिमेंट के? पहला, आपको 2 मॉनिटरिंग करनी है, एक मैटरनल मॉनिटरिंग करनी है, एक फीटल मॉनिटरिंग करनी है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे? मैटरनल मॉनिटरिंग, फीटल मॉनिटरिंग। मैटरनल मॉनिटरिंग के अंदर वाइटल्स को चेक करते रहेंगे, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, ब्लीडिंग पर्पस चैनल को चेक करते रहेंगे, कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही, पेशेंट हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल तो नहीं हो रहा ना, ये सारी चीजें करते हैं। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, स्टेरॉइड्स देंगे। क्यों देंगे स्टेरॉइड्स? ताकि लंग मैचुरेशन हो सके। ऑलरेडी पेशेंट इतना स्ट्रेस में है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है, तो पॉसिबल है कि बच्चे का लंग मैचुरेशन उतने प्रॉपरली ना हो, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी फीमेल है, जो आपकी मदर है, कभी भी हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकती है, कभी भी उसको हमको जो है उसका इंडक्शन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना पड़ सकता है। अगर वो हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है तो फिर लंग मैचुरेशन तो होगा नहीं, तो इसलिए आप प्रोफाइलेक्टिकली क्या करते हो? लंग मैचुरेशन के लिए डेक्सामेथासोन देते रहते हो। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गाइडलाइंस 36+6 वीक्स तक देना है आपके डेक्सामेथासोन को। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन गाइडलाइंस 35+6 वीक्स तक आपको देना है डेक्सामेथासोन को। और मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी लेस देन 32 वीक्स की है, तो आप इस मैककेफे और जॉनसन रेजिमेंट के अंदर क्या ऐड कर दोगे? मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड कर दोगे, ताकि न्यूरो प्रोटेक्शन हो सके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। फिर हम बात करते हैं कि अगर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है, अगर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है तो आप टोकोलिटिक क्या ऐड करते हो? अगर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है तो आप नहीं चाहते कि वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस बड़े कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लेबर के अंदर अभी चली जाए, ओके। तो इसीलिए आप जो है टोकोलिटिक को ऐड करोगे, जैसे कि ड्रग ऑफ चॉइस होता है निफेडिपिन। या फिर अगर लेस देन 32 वीक्स है पीरियड ऑफ जेस्टेशन, तो आप इंडोमेथासिन को ऐड कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, ये क्या है? आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, इसमें हम टोकोलिटिक दे सकते हैं अगर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है तो। मैंने आपको बताया था कि अब्रप्शन के अंदर बिल्कुल टोकोलिटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो ये आपके 5 पॉइंट्स होते हैं जॉनसन एंड मैककेफे रेजिमेंट के। फिर हम बात करते हैं कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आपको कब तक करना है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आपको करना है टिल 37 वीक्स, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 37 वीक्स के बाद तो आपको सिजेरियन सेक्शन करना है। तो टिल 37 वीक्स आपको क्या करना है? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है। उसके बाद आपके मदर और बेबी को चेक करना है, अगर वो स्टेबल है, कोई फर्दर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो आप सिजेरियन सेक्शन कर दीजिए। सिजेरियन ही करना है, वजाइनल कभी नहीं करना प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ अबरप्शन के बारे में। देखो, अबरप्शन के अंदर मैंने 2 चीजें बता दी मैनेजमेंट के अंदर, कभी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करना, कभी टोकोलिटिक्स नहीं यूज करना। ये 2 चीजें तो आप गार्ड बांध लो कि अबरप्शन के अंदर कभी नहीं करनी, ठीक है। प्रिफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है अबरप्शन के अंदर?
तो अब्रप्शन के अंदर प्रेफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी होता है वजाइनल। अब वजाइनल डिलीवरी हम क्यों करते हैं अब्रप्शन के अंदर, उसके दो रीजंस आपको बताते हैं। पहला, ऑलरेडी अब्रप्शन के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है, जो कि क्या है, एक पोटेंट यूटेरोटोनिक। और ये पोटेंट यूटेरोटोनिक क्या करता है ना, ये लेबर की प्रोसेस को फास्ट कर देता है। इतना फास्ट कर देता है कि प्रेसिपिटेट लेबर हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा लेबर 3 घंटे के अंदर प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो ये तो अच्छी चीज है, लेबर इतना जल्दी खत्म हो रहा है, तो इसीलिए हम वजाइनल डिलीवरी करते हैं। दूसरा, जैसे ही रिस्क ऑफ डीआईसी जो है वो हाई होती है इन द केसेस ऑफ अब्रप्शन, इसीलिए अगर आप ऑपरेटिव डिलीवरीज करोगे जैसे कि सिजेरियन, तो उसमें ब्लड लॉस ज्यादा होगा। अब ब्लड लॉस ज्यादा होगा तो डीआईसी के कारण वो ब्लड लॉस कम होगा भी नहीं, इसीलिए आप जो है वजाइनल डिलीवरी को ही प्रेफर करते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब्रप्शन के केसेस के बारे में। दो इंडिकेशन होता है सिजेरियन के अब्रप्शन के अंदर। पहले, प्रेफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी के अब्रप्शन के अंदर वजाइनल, लेकिन दो इंडिकेशन है जिसमें हमको सिजेरियन करना पड़ेगा। क्या? एक तो फीमेल के अनस्टेबल वाइटल्स, और दूसरा बच्चे का फिटल डिस्ट्रेस। मतलब अगर मदर प्रॉब्लम है, अनस्टेबल वाइटल्स है, तो आप सिजेरियन कर सकते हो, या फिर अगर बच्चा प्रॉब्लम में है, फिटल डिस्ट्रेस में है, तो आप सिजेरियन कर सकते हो। ये दो इंडिकेशन होता है, दो केसेस के थ्रू इसको समझते हैं। अब्रप्शन है, 34 वीक्स की प्रेगनेंसी है, ठीक है, लेकिन अब्रप्शन के कारण एसबीपी आपका लेस देन 90 है, मतलब अनस्टेबल वाइटल्स है। ओके, तो हम वजाइनल डिलीवरी के लिए वेट कर सकते हैं क्या? नहीं, इमरजेंसी सिजेरियन कर दीजिए। या फिर अब्रप्शन है विद फीटल डिस्ट्रेस, डायरेक्टली इमरजेंसी सिजेरियन। तो अगर अनस्टेबल वाइटल्स है या फिर फीटल डिस्ट्रेस है तो पीओजी मत देखो, पीओजी का कोई संबंध नहीं अगर अनस्टेबल वाइटल्स है और फीटल डिस्ट्रेस है। इन द केस ऑफ अब्रप्शन डायरेक्टली आप जाना है इमरजेंसी सिजेरियन की तरफ। ठीक है, फिर मान लीजिए कि आपके पास अब्रप्शन है विथ इंट्रा यूटेराइन डेथ, कोई फीमेल है उसमें अब्रप्शन है विथ इंट्रा यूटेराइन डेथ, तो आप क्या सिजेरियन करोगे क्या? जो बच्चा मरा हुआ है ऑलरेडी, उसके लिए सिजेरियन क्यों करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। तो अगर फीमेल अर्ली लेबर के अंदर जा चुकी है तो भी वजाइनल डिलीवर करोगे, और अगर फीमेल लेबर के अंदर नहीं गई है तब भी आप क्या करोगे? वजाइनली ही डिलीवर करोगे। इंट्रायूटेराइन डेथ हो चुकी है अब्रप्शन के अंदर, डिलीवर हमेशा वजाइनली, हमेशा क्या करो? वजाइनली। लेकिन आप इस वजाइनल डिलीवरी के प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने की कोशिश करते हो, मतलब फास्ट करने की कोशिश करते हो। फास्ट कैसे करते हो आप? फास्ट करते हो बाय आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के थ्रू आप वजाइनल डिलीवरी की प्रोसेस को फास्ट करते हो, एक्सपेडाइट करते हो। जब भी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज से क्या होता है? आपकी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज कर जाते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसके कारण आपका वजाइनल डिलीवरी फास्ट होगा। दूसरा, आप जैसे ये करोगे ना आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये क्या करेगा? टेम्पररी डिक्रीज कर देगा ब्लीडिंग को एंड फर्दर सेपरेशन को। तो ये फायदा होता है आपके आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का। क्यों ये टेम्पररी ब्लीडिंग को डिक्रीज करेगा एंड फर्दर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम डेसिडुआ, वो समझाता है। नॉर्मली आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड ये हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है कि यूटेरस की वॉल्स को दूर दूर करके रखो। हाँ जी, जब आप आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करोगे तो सारा का सारा एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे बाहर आ जाएगा। तो जो बच्चा है वो प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाएगा इस प्लेसेंटा के ऊपर, और प्लेसेंटा के ऊपर जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये उसको डेसिडुआ से चिपका देगा, तो फर्दर सेपरेशन को टेम्पररी रोक देगा, और टेम्पररी वो जो है ब्लीडिंग को भी डिक्रीज कर देगा। इसीलिए आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इसका फायदा है। तीसरा, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से अगर आपको जो लाइकर बाहर आता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है, वो अगर ब्लड स्टेन हुआ तो ये अगेन आपके डायग्नोसिस ऑफ अब्रप्शन को कंफर्म भी कर देता है। इसलिए हम एआरएम करते हैं इन केस ऑफ इंट्रायूटेराइन डेथ। ठीक है, वजाइनल डिलीवरी करते वक्त। अब अगर आपको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना है, मतलब वजाइनली डिलीवरी करनी है अर्ली लेबर के अंदर, तो उसको कहते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर मतलब क्या? कि लेबर में तो ऑलरेडी फीमेल थी, उसको बस हम ऑगमेंट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं लेबर को। और अगर हम करते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इन अ पेशेंट जो कि लेबर में है ही नहीं, तो हम उसे कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। हम उस फीमेल के अंदर लेबर को डायरेक्टली इंड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगले केस की बात करते हैं। इसमें एक केस है अब्रप्शन का, 34 वीक्स पे आया हुआ है और स्टेबल वाइटल्स है, और उसका फीटल हार्ट रेट भी नॉर्मल है, मतलब फीमेल भी अच्छी है, मदर भी अच्छी है, और आपका बच्चा भी नॉर्मल है, और 34 वीक्स पे आए हुए हैं ये तब, और केस डायग्नोस्टिक इसका अब्रप्शन का। तो अब आप क्या मैनेज करोगे? तो आप यहां पर मैनेजमेंट करोगे इंडक्शन ऑफ लेबर। क्या करोगे आप यहां पर? इंडक्शन ऑफ लेबर करोगे। ठीक है, कभी भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करना है।
कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कभी भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होता है हमेशा इन केस ऑफ अब्रप्शन। रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है क्या? रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है, मतलब ये सवाल कभी नहीं आएगा, बट फिर भी मैम ने एक रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए बस बता के रखा है कि जब आपको अब्रप्शन के केस में भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है कि अगर 34 वीक से पहले आता है कोई पेशेंट, अब्रप्शन डायग्नोस होता है, लेकिन मदर भी स्टेबल है, कोई डीआईसी नहीं है, फीटस भी स्टेबल है, सारी चीजें अच्छी है, और 34 वीक से पहले आया हुआ है, तब जाके हम जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। और यहां पर भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम इसीलिए कर रहे हैं बस ताकि हम स्टेरॉइड्स दे सके बच्चे को, ताकि उसके लंग बस मैच्योर कर जाए और उसके बाद हम उसको भी डिलीवरी कर देंगे। लेकिन ये रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है। आप ऐसा ही याद रखिए कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमेशा नहीं, कभी भी नहीं करते इन केस ऑफ अब्रप्शन। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसा यूटरस की इमेज दे दी जाए, ये क्या है, डिसकलर्ड यूटरस है, रेडिश ब्लू यूटरस है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका ब्लड है ये मायोमेट्रियम के अंदर जा चुका है, इसीलिए ऐसा कलर हो चुका है यूटरस का। इस यूटरस को ये तीन नामों से भी जाना जाता है, दैट इज कोविलियर्स यूटेरस, दूसरा होता है इसका नाम यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, और तीसरा होता है एक्सीडेंटल हेमरेज। एक्सीडेंटल हेमरेज, यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, कोविलियर्स यूटेरस, ये तीनों चीजें एक ही इसी यूटेरस के बारे में, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद अब्रप्शन। अब्रप्शन से एसोसिएटेड होता है ये। ओके, कोविलियर्स यूटेरस जो होता है, इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर पीपीएच। क्यों रिस्क फैक्टर होता है पीपीएच? क्योंकि इसमें ब्लड जो है ये मायोमेट्रियम के अंदर जमा हो चुका है, तो मायोमेट्रियम प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ज्यादा टाइम तक आपका लेबर का टाइम हो सकता है, देयरफॉर इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर पीपीएच। एंड रिस्ट्रिक्टर में इसमें रूटीनली नहीं करते। ओके, फिर हम बात करते हैं अब दूसरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, कि उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अब्रप्शन से, प्लेसेंटा प्रीविया से, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक